साल 2010 में चाइना और जापान के बीच साउथ चाइना सी में एक आइलैंड को लेकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में सरप्राइजिंगली चाइना कोई बुलेट यूज़ नहीं करता, कोई मिसाइल फायर नहीं करता, एक सोल्जर को भी यूज़ नहीं करता और जापान को झुकना पड़ता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना के सामने सरेंडर करती है। क्या था वो चाइना का मूव? तो चाइना जो है रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई रोक देती है जापान को। जापान की पूरी इंडस्ट्री इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे टिकी हुई है और जैसे ये सप्लाई रोकता है जापान हिल जाती है और जापान को चाइना के सामने झुकना पड़ता है। कुछ साल पहले सभी देशों ने मिलकर एक ऐसा ऑर्डर बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन। यानी हर देश एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा था। किसी का प्रोडक्शन कोई देश कर रहे थे, किसी सामान का प्रोडक्शन कोई देश सर्विस प्रोवाइड कर रहा था और सभी देश आपस में मिलजुल के रह रहे थे। दुनिया ने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से जब देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, उनकी निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ेगी तो शांति बढ़ेगी और आपस में युद्ध की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन बन के उभरा है डिपेंडेंसी, निर्भरता। ये निर्भरता वो हथियार है जो किसी भी देश को किसी दूसरे देश के खिलाफ झुकने को मजबूर कर सकती है बिना गोली चलाए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जापान चाइना की बात में हमारा क्या लेना देना है। तो देखिए, हमारा डायरेक्ट लेना देना है, मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ। हमारा जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं उसकी चिप ताइवान में बनी है, फ़ोन चाइना में बना है। आप जो कपड़े पहन रहे हो सकता है कि वो बांग्लादेश से आए हो। हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं इसका रॉ मटेरियल 70% तक चाइना से आता है। हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं इसके बैटरी का लिथियम आयन चिली से या कॉन्गो से आ रहा है। यानी हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट है और डेली लाइफ में ऐसा। और ये सप्लाई चेन अगर किसी भी तरह से टूटती है तो हम डायरेक्टली इससे अफेक्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो कोविड-19 का टाइम याद करिए। आपकी मेडिसिन गायब हो गई, मास्क गायब हो गए, पीपी किट आने बंद हो गए, सिलेंडर, ऑक्सीजन सब की कमी हो गई। ये ग्लोबल सप्लाई चेन का ही तो हिस्सा था। असली कहानी ये है कि दुनिया अब 75 ईयर्स के बाद एक ऐसी जगह पर खड़ी है जहां अमेरिका अपनी फैक्ट्रीज़ को वापस अपने देश की तरफ ला रहा है। आपको पता है कि अमेरिकन कंपनीज जो है अपना प्रोडक्शन यूनिट दूसरे देशों में लगाती थी चीप लेबर की वजह से, वो सब अमेरिका वापस लाना चाह रहा है। यूरोप अपने एनर्जी के सोर्स बदल रहा है, रशिया से हटा रहा है। चाइना जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को वेपन की तरह ट्रेड में यूज़ कर रहा है। और इन सब के बीच इंडिया के लिए बहुत सुनहरा मौका बन गया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का सपना टूट रहा है, कैसे रीशोरिंग, फ्रेंड शोरिंग बढ़ गई है, कैसे ट्रेड एक वेपन की तरह एक कंट्री दूसरी कंट्री पे यूज़ कर रही है उसे प्रेशराइज करने के लिए। और इस पूरे सीन में इंडिया कहाँ है, कहाँ खड़ा है और उसके लिए क्या अवसर है। तो आइए इस वीडियो में हम सारी बातें समझते हैं जो आपके यूपीएससी और आरपीएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आइए 1990s में चलते हैं। तो 1995 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनने से सभी देशों के बाज़ार एक दूसरे देश के लिए खुल गए, उनकी आपस में निर्भरता बढ़ने लगी और व्यापार बढ़ने लगा। ये इतना इफेक्टिव था कि WEF के एक डेटा के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के अनुसार 1990 से 2020 के बीच दुनिया की जो GDP है, ग्लोबल GDP, वो 3 गुना बढ़ गई। इतना इफेक्टिव था। देखो, इसमें इतना सिंपल सिस्टम था कि जैसे हर देश कुछ ना कुछ काम कर रहा था, एक बड़ी जॉइंट फैमिली की तरह, जहाँ हर मेंबर कुछ ना कुछ कमा के आ रहा है। चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया जैसे देश सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहे हैं, खाड़ी देश क्रूड ऑयल बना के दे रहे हैं। तो सब देश कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन इस हंसते खेलते परिवार में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो उस समय किसी की समझ में नहीं आई। इस सब के आपस में बिजनेस करने से दुनिया में करोड़ों लोग पॉवर्टी से बाहर आए। अकेले चाइना में 800 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। इन सब चीज़ों के होते हुए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस सिस्टम में जो इग्नोर कर दी गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर इस पूरी जॉइंट फैमिली में एक भी मेंबर बीमार पड़ जाए तो पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती थी, जिसका एग्जाम्पल हमने 2020 में देखा। जब दुनिया के देश अपनी निर्भरता एक दूसरे पे कम करे और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मजबूत करने की तरफ ध्यान दे तो इसे डी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। डी ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन का उल्टा नहीं है,
बल्कि रीग्लोबलाइजेशन है, एक नया पैटर्न है। कुछ लोग इसे स्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस स्टेप के आने से इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो धीमी हो रही है। मैं आपको 5 बड़े एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि दुनिया जो है वो डीग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हम चलते हैं सबसे पहले 2018 में। आपको पता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके 2 बड़े ड्राइवर्स थे, अमेरिका और चाइना। चाइना मैन्युफैक्चर करता था, अमेरिका कंज्यूम करता था, चाइना जो है अमेरिकन बॉन्ड में इन्वेस्ट करता था, विन विन गेम था, सब बढ़िया चल रहा था। 2018 में शुरू होती है ट्रेड वॉर। अमेरिका जो है चाइना पर टैरिफ लगा देता है। ये टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी थी, क्योंकि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी थी। अमेरिका ताइवान को मना करता है कि चाइना को सेमीकंडक्टर की चिप्स ना दे। ऐसे करके इन दोनों में ट्रेड वॉर शुरू होती है। दूसरा 2020 में जब कोविड-19 आता है तो अमेरिका में सडनली पीपी किट, मास्क, गैस सिलेंडर की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता था चाइना, और चाइना हो गया था बंद। अब आते हैं 2022 में। 2022 में रशिया अटैक करता है यूक्रेन पे, और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रशियन ऑयल पे डिपेंड करती है, ऑयल एंड गैस पे। तो ये जब रशिया का विरोध करती तो रशिया इनकी गैस सप्लाई बंद कर देता है। यूरोप का 60% सप्लाई जो है रशिया से आती थी। जर्मनी जैसे देश में रातों रात फैक्ट्रियां बंद हो गई, बिजली के दाम 3 गुना बढ़ गए। इतनी डिपेंडेंसी थी रशिया पर, रशिया ने इसको एक वेपन की तरह यूज़ किया। अगला एग्जांपल है क्रिटिकल सेक्टर से। कुछ सेक्टर इतने स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है हर देश के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। इन सब का मार्केट कंट्रोल करता है चाइना। चाइना के पास 60% से ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार है। तो किसी एक देश पर इतनी निर्भरता होना, और खासकर वो भी जैसे वो अगर आपका दुश्मन देश है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे आपकी सप्लाई रोक सकता है। याद करिए जापान का एग्जाम्पल। डीग्लोबलाइजेशन का जो लास्ट ड्राइवर है वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। आप देखोगे WTO ने 2024 में ऑब्जर्व किया कि जो मेंबर्स हैं कंट्रीज, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर 3000 से ज़्यादा ट्रेड के रेस्ट्रिक्शन लगाए, जो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। आप देखोगे बाय अमेरिकन, मेक इन इंडिया, मेक इन जर्मनी, मेड इन चाइना, इतनी मुहिम चल रही है अपने देश का प्रोडक्शन बढ़ाने की और उसको बेचने की। इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा जाता है। और आयरनी ये है कि जो देश ग्लोबलाइजेशन का झंडा लेके खड़े रहते थे, अमेरिका और यूरोप, वही सबसे ज़्यादा ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अब समझते हैं हमारे एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रेड एक वेपन कैसे बन रहा है। ट्रेड तो एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, जिसमें एक देश दूसरे देश से गुड्स खरीदती है और बेचती है, और दोनों को ही प्रॉफिट होता है। फिर ये वेपन की तरह कैसे यूज़ होता है, तो एग्जाम्पल याद रखना आप। रशिया ने गैस सप्लाई जो यूरोप की बंद करी, वो इसका एग्जाम्पल है। देखिए, अभी तक के पूरी बात से आपको ये समझ में आ गया कि ग्लोबल सप्लाई की जो चेन है ये रिलायबल नहीं है, ये कभी भी धोखा दे सकती है। तो फिर देशों को क्या करना चाहिए? ये जो देश अब स्टेप उठाने वाले हैं, ये स्टेप आपके प्री और मेंस दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। जो टर्म्स अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश जो स्टेप्स उठा रहे हैं उसमें सबसे पहला है फ्रेंड शोरिंग, यानी एक देश अपने ट्रस्टेड और अपने दोस्त देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट इंस्टॉल कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि एप्पल ने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में इंस्टॉल करी है। एक कॉन्सेप्ट होता है नियर शोरिंग, यानी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपने देश के पास के देशों में ला रहे हैं, जैसे यूएसए ला रहा है मैक्सिको और कनाडा में। एक कॉन्सेप्ट होता है रीशोरिंग, कि आप अपनी ही फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपने देश में वापस लेके आ रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहा है अमेरिका। और लास्ट स्ट्रेटजी जो है वो है चाइना प्लस वन, यानी जिन भी देशों के चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑप्शन और रखें, किसी एक देश में और अपनी यूनिट बना के रखें। यहाँ पर भी फ़ायदा है इंडिया को। यहाँ वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, ऐसे कई देशों को मौका मिलेगा। देखिए, यहाँ एक पैराडॉक्स है कि जो देश डीग्लोबलाइजेशन को लीड कर रहे हैं, कुछ ही समय में ये खुद डीग्लोबलाइजेशन का शिकार बनने वाले हैं। अमेरिका के एग्जाम्पल से समझते हैं कि अमेरिका जब चाइना से डीकपल होगा, तो अभी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी रेट कम है, लेकिन अगर वो रीशोरिंग करता है, अपनी फैक्ट्रीज को वापस बुलाता है, तो आपको पता है कि अमेरिका में लेबर महंगी है, अमेरिका में हर चीज़ महंगी है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की रेट 20 से 30% बढ़ेगी। जो आम जो जनता है अमेरिका की, उसके लिए महंगाई बढ़ जाएगी। तो देखना ये कि कितने समय तक सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो दुनिया है वो 2 कैंप में बट रही है। एक कैंप के लीडर है अमेरिका, जहां डेवलप कंट्रीज, एक है ग्लोबल साउथ, जिसके लीडर है चाइना। और ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री लड़ाई नहीं है, ये इकोनॉमिक, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। इस लड़ाई में कई डेवलपिंग नेशंस को फ़ायदा हो सकता है, जिनमें इंडिया भी एक है। आपको ये कमेंट में बताना है कि इंडिया को फ्रेंड शोरिंग से ज़्यादा फ़ायदा होगा या चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी से।
आखिर में बात करते हैं कि क्या डी ग्लोबलाइजेशन एक सच है। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में आपका बैलेंस आंसर ही आपको बचाएगा। तो एक खेमा ये मानता है कि डी ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक सच है, क्योंकि लोग जो है अपनी सप्लाई चेन को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, बायलैटरल टाइज बढ़ती जा रही है, जो वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें विश्वास कम होता जा रहा है। और एक पक्ष का मानना है कि डी ग्लोबलाइजेशन जो है वो एग्जाजरेशन है। वास्तव में ये ग्लोबलाइजेशन ही है, बट ये री ग्लोबलाइजेशन है। इसमें चीज़ें जो है वो धीरे धीरे अपना एक कोर्स लेगी। खैर, आज की कंडीशन देख के लगता भी है कि अभी इतना जल्दी देशों की आपस में जो डिपेंडेंसी है वो एक दूसरे से नहीं जाएगी। ग्लोबल ट्रेड जो है वो अभी भी बने रहेंगे। दोस्तों, आज हमने समझा ग्लोबलाइजेशन, री ग्लोबलाइजेशन, स्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन, फ्रेंड शोरिंग और इंडिया के लिए मौका। ये जो आज स्थिति बनी है ये इंडिया के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इंडिया अभी तक किसी कैंप में नहीं है। ना इंडिया यूएस कैंप में है, ना इंडिया चाइना कैंप में है। और इंडिया के लिए मौका बहुत बेहतर है।